की डेट में डेटा करेंसी से कम नहीं है, डेटा सेल होता है। तो डेटा को हम 2 तरीके से कैटेगराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लेट्स अंडरस्टैंड कि डेटा हमारा कितना ज़्यादा जनरेट होता है। एंड जब डेटा हमारा क्लीन हो चुका है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है व्हिच इज़ कॉल्ड डेटा एनालिसिस। ऑलराइट गाइस, तो अगर मैं आपको बताता हूँ डेटा साइंस करियर के बारे में, तो यहाँ पे 3 तरीके के करियर्स होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज़ गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि डेटा होता क्या है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेजेंटेशन दैट आई हैव शेयर्ड। एंड ये प्रेजेंटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो अगर आप चाहते हो इसको डाउनलोड करना तो अपने रेफरेंस के लिए आपसे डाउनलोड भी कर सकते हो। सो अगर आप इसको देखते हो, डेटा इज द रॉ मटेरियल ऑफ द डिजिटल एज एंड इट्स प्रैक्टिकली एवरीवेयर। अगर मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाने की ट्राई करता हूँ, तो डेटा आज की डेट में हर जगह है और आज की डेट में डेटा करेंसी से कम नहीं है, डेटा सेल होता है। आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते होंगे, बहुत सारे मार्केटिंग कंपनी से, जहाँ पे आपने कभी भी अपना नंबर उनके साथ शेयर नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने अपना फ़ोन नंबर कभी शेयर नहीं किया ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, बट फिर भी मुझे ऐसे कंपनी से कॉल क्यों आते हैं, तो उसका रीज़न यही कि डेटा आज की डेट में एक करेंसी से कम नहीं है, डेटा सेल होता है। और जो भी एप्लीकेशंस आप फ्री समझ के यूज़ करते हो, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पे भी आप टाइम स्पेंड करते हो, जो भी आप क्लिक्स कर रहे हो, जो भी आप लाइक कर रहे हो, जो आप सर्च कर रहे हो, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें डेटा जनरेट करती हैं। और वो डेटा एक बेसिक पर्सनैलिटी या फिर आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करता है, जो ये कंपनीज यूज़ करती हैं आपको टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए, जिसके थ्रू इनका रेवेन्यू आता है। इसके बारे में हम आगे और बात करते हैं। आई होप कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन प्रॉपर्ली। यहाँ पे हम समझते हैं कि डेटा कितने टाइप्स का होता है। तो डेटा को हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर आप स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हो तो ये सबसे ईजी होता है हमारे लिए टू डील विद। एंड अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, तो आप कह सकते हो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल होता है। टेबल्स के फॉर्म में हो सकता है, रोज या कॉलम्स के फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो किसी भी तरीके का डेटाबेस है, स्प्रेडशीट्स हैं, आप अगर एक्सेल पे काम करते हो, अटेंडेंस रिपोर्ट्स देखते हो, टेस्ट स्कोर्स देखते हो, तो वो सारा डेटा जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड में होता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड या प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता डेटा का। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, तो आपके जो व्हाट्सएप चैट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को टेक्स्ट भेज रहे हो, कोई इमेज है या कोई वीडियो है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, तो जो पूरा कलेक्शन आपका है कॉन्वर्सेशन का, जब आप किसी से बात करते हो, तो वो सारा का सारा डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के फॉर्म में कैप्चर होता है। ये डेटा प्राइमरीली हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला जो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, और जो कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करता है, जहाँ पे मिक्स ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। गाइस, इन दिस स्लाइड लेट्स अंडरस्टैंड कि डेटा हमारा कितना ज़्यादा जनरेट होता है। अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, बैक इन 2014, तो डेटा तब भी इम्पोर्टेंट था, तब भी जनरेट होता था, लेकिन इतना ज़्यादा डेटा जनरेट नहीं होता था। द अमाउंट ऑफ डेटा विच इज़ गेटिंग जनरेटेड वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस स्लाइड में दिखाने का ट्राई करूँ, तो यहाँ पे बैक इन 2010 पूरे वर्ल्ड में 1.2 ज़ेटाबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट होता था। अब ये कितना होता है, 1 ज़ेटाबाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी गीगाबाइट्स या फिर टेराबाइट्स, या आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो 2010 में आप देख सकते हो, अगर मैं रैंडम फिगर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 1.2 ज़ेटाबाइट्स ऑफ डेटा वॉज जनरेटेड। यही डेटा अगर हम 2020 की बात करते हैं, तो इट वॉज 59 ज़ेटाबाइट्स, विच इज़ क्लोज टू 60 टाइम्स ऑफ इट, राइट, और 30 टाइम्स ऑफ इट, जो कि बहुत ही ज़्यादा है अगर आप 10 साल के डिफरेंस में आप देखते हो। और यही फिर अगले 5 साल में जो कि एक्सपेक्टेड है बाय 2025, वी आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 175 ज़ेटाबाइट्स ऑफ डेटा। तो ये आप देख रहे हो कि ईयर ऑन ईयर हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, डेटा जनरेट कितना ज़्यादा हो रहा है, और ये बढ़ता ही जाएगा गाइस। एंड दैट इज़ वाई आज के डेट में जितना ज़्यादा डेटा हम एक्सपोनेंशियली जनरेट कर रहे हैं, इस डेटा के साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि हमें इसको एनालाइज करना आना चाहिए। डेटा जनरेट होना केवल एक एस्पेक्ट है, बट अगर हम उस डेटा से कोई इंसाइट्स नहीं निकाल सकते और हम इससे कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो डेटा साइंस की अगर आप बात करते हो, तो जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, व्हिच इज़ आवर फर्स्ट स्टेप,
डेटा हमारा कलेक्ट होना चाहिए। अब ये डेटा किसी फीडबैक फॉर्म के थ्रू आ सकता है, या फिर आप किसी पोस्ट को लाइक करते हो तो आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स आ रहे हैं वो आपका डेटा हो गया। इसी तरीके से जो कंपनीज होती हैं वो डेटा को कई सोर्सेज के थ्रू कलेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इन द डेटा एनालिसिस पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। अब जो डेटा हम बाकी सारे सोर्सेज से कैप्चर करते हैं वो कभी भी फॉर्मेटेड नहीं होता, कभी भी क्लीन नहीं होता। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकरेक्टली स्पेल्ड होती हैं, जिसकी वजह से उसको हम एनालाइज प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो जो सेकंड स्टेप हमारा होता है विच इज़ डेटा क्लीनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसको देखते हो ध्यान से तो हमने लिखा हुआ है इस पर कि प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस बाय आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग द इनकंसिस्टेंसीज, एरर्स एंड द मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा क्लीनिंग की कि उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं जब डेटा हमारा क्लीन हो चुका है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड इनसाइट्स। तो जब हमारा डेटा प्रॉपरली एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में आ चुका है, जब उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, जब एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, सो उस टाइम पे हमारे लिए ये ईजी हो जाता है कि हम उसमें मैथमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें अपने कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, और कुछ हमारे प्रूवन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसमें लगा सकते हैं। डेटा जब हमारे पास क्लीन हो जाता है तो हम उसको यूज़ करते हैं कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। अगर हमें कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहा है तभी वो डेटा हमारे लिए यूज़फुल है। अगर उस डेटा में कोई पैटर्न्स नहीं है या फिर वो कोई भी मीनिंगफुल ट्रेंड हमें शो नहीं कर रहा है, सो इन दैट केस वो डेटा हमारे लिए उतना काम का नहीं। और फाइनली जो आपका फोर्थ स्टेप है, जब आपको पता चल रहा है कि डेटा से हमारा जो भी हम फाइंडिंग्स हमारी आती हैं उसको शोकेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब हम डेटा प्रेजेंट करते हैं, जब आपने डेटा को प्रेजेंट करा है अपने स्टेक होल्डर्स को या फिर आप अपने लीडर्स को देते हो, जो आप किसी कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करोगे या एज अ डेटा एनालिस्ट काम करोगे, आपका काम केवल डेटा पे काम करना नहीं रहेगा, आपको ये डेटा अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में शेयर करना होता है। स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं आपके बिजनेस लीडर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वीपीज एंड ऑल। तो जब भी आप डेटा पे काम करोगे तो आपके जो भी इंसाइट्स होंगे वो आपको उनके साथ शेयर करना होता है, और उसका सबसे आसान तरीका होता है विजुअलाइजेशन। किसी भी डेटा को अगर आपको प्रेजेंट करना है किसी को, तो विजुअलाइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इजी वे कोई नहीं होता। अगर आप मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में, तो वो भी चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी सारे ड्राइंग्स या आर्ट्स का यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं। और ऐसा इसलिए उनसे करवाया जाता है क्योंकि इट मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड समथिंग विजुअली। किसी भी चीज़ को विजुअली देख करके सीखना काफ़ी आसान होता है कंपैरेटिवली, और इसीलिए विजुअलाइजेशन का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट ग्राफ्स और बहुत ही सही तरीके से अगर हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं तो विजुअलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और ये जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये डेटा एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। राइट साइड में आप जो देख रहे हो अपने, ये वो टूल्स हैं जो कोई भी डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट यूज़ करता है। हो सकता है आज की डेट में आपको इनमें से काफ़ी टूल्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो, और हो सकता है कि आप केवल क्यूरियस हो, आप इसलिए वीडियो देख रहे हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या ये मेरे लिए है या नहीं है। सो डोंट वरी, अगर आप इसमें ध्यान से देखते हो तो आपको पाइथन शो कर रहा होगा यहाँ पे। अगर आप पाइथन की बात करते हो या पांडास की बात करते हो, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज हमारी हैं जो कोडिंग की होती हैं। और अगर आज की डेट में आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको पाइथन आती है या आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है तो ये आपके लिए बोनस ज़रूर बन जाता है, एंड इट काइंड ऑफ गिव्स यू एन अपर एज। लेकिन अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो उसमें कोई इशू नहीं है। आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम काफ़ी एनालिसिस ऑलरेडी कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास टैब्लू है, तो ये टैब्लू एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है व्हेन इट कम्स टू विजुअलाइजेशन, तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गाइस, अगर आप डेटा एनालिसिस में करियर बनाने का सोच रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना सही से आना चाहिए। एंड व्हेन आई से कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए, आपको स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस आनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल
आपको अगर अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दो। ये प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी सारा रिसर्च जाता है एंड मेहनत लगती है, टाइम जाता है। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है जो मैंने प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड मैं एक और प्लेलिस्ट लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हो तो इसके थ्रू आप बेसिक डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हो। एंड जब उस पर हम बिल्ड कर लेंगे अपना एक्सपर्टीज, तो उसके बाद हम मूव करेंगे पाइथन पे। और मैं आपके लिए एक रोड मैप भी लेकर के आऊँगा कि अगर आप सीखना चाहते हो डेटा एनालिसिस, तो इज़ इट मेकिंग सेंस कि आप किसी कोर्स में डायरेक्टली इनरोल कर लो, या फिर आप थोड़ा सा होमवर्क करके अपने स्किल्स को खुद ही पॉलिश कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि आपको इसमें इंटरेस्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि डेटा साइंस से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। द मेन रीज़न कि हम डेटा एनालिसिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आज के डेट पे इज़ बिकॉज उस डेटा का यूज़ करके जो डिसीजन मेकिंग होती है, उससे ना सिर्फ हमें फ़ायदा होता है, बट बहुत सारे बिजनेसेस को भी बहुत एक्यूरेट रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। हम काफ़ी चीज़ों को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे दूँ, अगर आप वेदर की बात करते हो, तो प्रीवियस वेदर का जो डेटा हमारे पास होता है पिछले सालों का, उनका यूज़ करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कब बारिश होने का चांस है। अगर इतना ह्यूमिडिटी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, या फिर इतना विंड स्पीड आ रहा है, तो फिर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और क्या किसी स्टॉर्म की प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो वो किस टाइम पे किस लोकेशन पे आने का चांस ज़्यादा है। ये एक बहुत ही बेसिक मैंने आपको एग्जांपल दिया है ऑफ डेटा एनालिसिस। तो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग ये बहुत तरीके से हमें हेल्प करता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेटा साइंस। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस, तो ये हम सभी ने एक्सपीरियंस करा ही होगा आई गेस, कि अगर आप कुछ सर्च करते हो अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या फिर गूगल पे, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको शायद इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो जहाँ पे एड्स आते हैं, तो आपको यूजुअली वही एड्स शो करते हैं जो आप सर्च कर रहे थे। अगर आपने कोई नाइकी का शूज़ देखा है, या फिर आपने कोई एडिडास का शूज़ देखा है, या फिर आपने कोई आईफोन अपने लिए देखने के लिए सोचा था, तो हो सकता है कि आपको यूट्यूब में भी जो एड्स आ रहे हों वो आईफोन स्पेसिफिक हों, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या फेसबुक चला रहे हो, तो वहाँ पे आपको वही रेलेवेंट एड्स शो करेंगे जो आप सर्च कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से वो डेटा कैप्चर होता है और उसी को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से हमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर मैं सोचूं कि ये अच्छा है या बुरा है, तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है। मैं कहूँगा कि ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज अपने लिए एक अच्छा इंश्योरेंस बाय करने की सोच रहे हो, तो शायद आपको पता नहीं होगा कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा है या कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप एक बार सर्च करते हो, तो हो सकता है कि आपको सजेशंस आने लगे कि डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी या फिर योर एज, मे बी पीपल आर बाइंग दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस और दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो वो आपको रिकमेंडेशंस अच्छे आते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे आइडियाज़ ज़रूर मिलते हैं कि हो सकता है दिस प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर मी, जो मुझे शायद पता भी नहीं था। क्योंकि अगर फ़ोन है, कोई अदर प्रोडक्ट है, तो शायद आपको पता भी होगा कि मुझे ये खरीदना है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे ये जो पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ ऑटोमेटेड प्रोसेसेस। तो अगर आप डेटा साइंस की बात करते हो, हम डेटा को अच्छे से अगर समझ सकते हैं, तो हमारे जो भी वर्क फ्लोज होते हैं, जो भी हम काम करते हैं डेटा पे, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। आज के डेट में ऐसा बहुत सारे काम हैं जो हम मैनुअली नहीं करते हैं, एंड इट इज़ गेटिंग ऑटोमेटेड। एंड इसका बहुत मेन रीज़न होता है कि जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हमें पता है उसको यूज़ कैसे करना है। सो जो भी 4 स्टेप्स हमने पिछले स्लाइड में देखे थे, अगर आप एक ही तरह के डेटा को बार बार एनालाइज करते हो, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, आप मैं किसी अटेंडेंस रिपोर्ट में या फिर किसी एग्जामिनेशन की रिजल्ट को पब्लिश करता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है जो कि सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है, बट वो टाइम चेंज होता रहता है। तो शायद मेरे पास हर महीने नए टेस्ट का रिपोर्ट आता है फॉर सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर मैंने 4 स्टेप्स फॉलो करे हैं, मुझे पता है वो डेटा कहाँ से आना है, किस फॉर्मेट में यूज़ होना है, क्या कैलकुलेशन करना है कि मुझे सबका स्कोर मिल जाए, तो शायद हम वही डेटा यूज़ करके उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि अगर हम एक बार कोई काम कर लेते हैं, तो वो सारे स्टेप्स को पीछे से वो सिस्टम रिकॉर्ड कर लेता है, और उसके बाद उसको ह्यूमनली उसको मिमिक करने का ट्राई करता है।
जिसकी हेल्प से काफ़ी सारे ऐसे टास्क जहाँ पे रेपिटेशन होती है स्टेप्स की, वो सारे टास्क हमारे ऑटोमेट हो सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी होती जा रही है। लास्ट स्टेप की अगर आप बात करते हो, विच इज़ कॉल्ड द इनोवेशन एंड डिस्कवरी, तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो डेटा साइंस के थ्रू हम नई इनोवेशंस भी करते जा रहे हैं, काफ़ी सारे ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि AI इज़ एबल टू प्रिडिक्ट ब्रेस्ट कैंसर, और बहुत ही अर्ली स्टेजेस में वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। एंड ये चीज़ें जो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में हम कैप्चर कर सकते हैं और अच्छे से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये बहुत लोगों की जान जाने में हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह के जो ब्रेक थ्रूज हैं, ये हमें काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं। और जिस तरीके से हम इस पर प्रोग्रेस करते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम इसे यूज़ करते जाएंगे, आगे चल करके ये और ज़्यादा ईजी हमारे लिए होता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मैं इसका एक रिकैप करूँ आपके लिए, तो डेटा साइंस हमें हेल्प करता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट, हमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस दिखाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाते हैं। अगर हम एक ही रिपीटेटिव स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं किसी काम में, तो उसको हम बहुत ही ईजिली ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। लास्टली, इनोवेशन एंड डिस्कवरी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उतना ही एक्यूरेटली हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और जितना अच्छे से हम एक्यूरेटली प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो शायद हम आज डील नहीं कर सकते, या जिनके बारे में हमें आज नॉलेज नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ AI हम बहुत एक्यूरेटली उन नए नए सोल्यूशंस को भी ढूंढ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ये कंटिन्यूसली बस इम्प्रूव ही होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गाइस। तो ऑलराइट गाइस, तो अगर मैं आपको बताता हूँ डेटा साइंस करियर के बारे में, तो यहाँ पे 3 तरीके के करियर्स होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है डेटा एनालिस्ट, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना और उसको एनालाइज करना टू प्रोवाइड द इनसाइट्स। ये सबसे बेस लेवल होता है, लेकिन डेटा एनालिस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है। डेटा एनालिस्ट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, और कोई इंसान जो बहुत ही बेसिक लेवल का डेटा अभी काम करता है या रिपोर्टिंग में काम करता है, वो भी अपने आप को डेटा एनालिस्ट बोल सकता है। लेकिन 2 डेटा एनालिस्ट डिपेंड करता है कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है या कौन से टूल्स को वो यूज़ करते हैं। उनका पे स्केल, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही अलग हो सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसा जजमेंट करना किसी को। और उसके बाद हम आते हैं सेकेंड लेवल पे। अगर आपको ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिसिस, तो नेक्स्ट स्टेप आप टारगेट कर सकते हो डेटा साइंस, जिसको हम बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट की अगर आप बात करोगे, तो एक डेटा साइंटिस्ट डेवलप करता है और अप्लाई करता है मशीन लर्निंग मॉडल्स को टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो जो हम बिजनेस प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज कि मेरी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, और एज ए डेटा साइंटिस्ट मुझे ये काम मिला है कि कंपनी चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उस पर रिप्लेसमेंट वारंटी दे दे, कि अगर वो प्रोडक्ट एक टाइम से पहले ख़राब हो गया, तो वो कंपनी उस प्रोडक्ट को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके वापस आपको दे देगी। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट आता है ब्रांड को लेकर के, और काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। कस्टमर भी वो कॉन्फिडेंस शो कर पाता है कि अगर किसी प्रोडक्ट में मुझे रिप्लेसमेंट वारंटी मिल रही है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो मेरे लिए बेटर है। तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे कि एक सर्टन प्रोडक्ट, जो भी, या बॉटल हो सकती है, या फिर कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या फिर कोई भी एक डिवाइस हो सकता है, तो अगर आपको चेक करना है कि वो कितना टाइम तक एवरेज लास्ट करता है बिफोर फाइनली ब्रेकिंग डाउन, या फिर उसमें कोई चैलेंजेस आने लगते हैं या फिर कोई इश्यूज आने लगते हैं, तो वो हम डेटा साइंस की हेल्प से पता कर सकते हैं, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 4 ईयर्स या 5 ईयर्स या 3 ईयर्स अगर कोई प्रोडक्ट जैसे सस्टेन कर पा रहा है, तो फिर हम उतने साल का रिप्लेसमेंट वारंटी डेफिनेटली दे सकते हैं, ताकि हमारा जो ब्रांड है वो भी एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन कर पाएगा, और जो कस्टमर है वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस डेफिनेटली गेन कर पाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। हमारा काम होता है कि डेटा को यूज़ करके एक्यूरेटली प्रेडिक्शंस देना, जिससे हम बिजनेसेस को हेल्प कर पाते हैं टू एक्यूरेटली ग्रो। नेक्स्ट स्टेप अगर हम बात करें, तो आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की अगर हम बात करते हैं, तो उसका मेन काम होता है टू डिज़ाइन एंड बिल्ड मशीन लर्निंग सिस्टम्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। अब मशीन लर्निंग सिस्टम्स हमारे
ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो टाइम के साथ सीखते हैं, उनका परफॉर्मेंस बेटर होता चला जाता है। जितना ज़्यादा वो प्रेडिक्शंस करेंगे और उसको कंपेयर करते हैं रियल आउटकम से, वो सीखते चले जाते हैं। और ऐसे सिस्टम्स जो अपने आप ही टाइम के साथ बेटर होते जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस अपने आप ही इम्प्रूव होता चला जाता है, ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स या मशीन लर्निंग सिस्टम्स। तो जो इंजीनियर्स इन मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, उनको मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आप बोल सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा टफ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे ही टफ होता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर रहे हो। बट हाँ, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स गाइस ऑलरेडी पिक्चर में आते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से क्वालिफिकेशन अपनी करी है या फिर कहाँ का आपका एक्सपीरियंस है। तो उन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आपका पे स्केल हो सकता है कम या ज़्यादा भी हो सकता है इससे। ऑलराइट गाइस, so now we are going to talk about the most important question, which is why should you pursue data science in 2024? अब अगर आप डेटा साइंस की बात करते हो तो मैं आपको यहाँ पे 4 रीजंस देने वाला हूँ। सबसे पहला आता है हाई डिमांड। अगर डेटा साइंस की हम बात करते हैं तो ये बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा ही ज़्यादा रहती है। सेकेंड, अगर आप बात करते हो डाइवर्स एप्लीकेशंस, डेटा साइंस स्किल्स आर एप्लीकेबल अक्रॉस इंडस्ट्री। हो सकता है आप हेल्थ केयर में काम करते हो सकता है आप बैंकिंग में काम करते हो, या हो सकता है आप किसी और डोमेन में काम करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेटा साइंस में काम नहीं कर सकते। डेटा साइंस आपका किसी भी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है। एंड आप किसी भी मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी अदर डोमेन में अगर आप काम कर रहे हो तो आप ये स्किल सेट अप्लाई कर सकते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो नॉन टेक से टेक में भी ट्रांजिशंस लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन आजकल होता जा रहा है कि लोग डेटा साइंस में इतना ज़्यादा सीखना चाहते हैं, और ये ट्रेंड आगे भी बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होने वाला है गाइस। सो दिस इज़ वन पॉइंट टू कंसिडर। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्टफुल वर्क। डेटा साइंस कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड ड्राइविंग इनोवेशन। डेटा साइंटिस्ट का जो काम होता है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर एनी बिजनेस टू एक्चुअली गेट देम द रेवेन्यू। आप इनडायरेक्टली बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो बाय हेल्पिंग द प्रेडिक्शंस, राइट, कि आपको कितना स्टाफ चाहिए होगा, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देने का ट्राई करता हूँ। जैसे आप एक बिलियन सेल की बात करते हो, दिवाली सेल की बात करते हो, एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको बताना है कि इस बिग बिलियन सेल में कितने आईफोन 15 या कितने आईफोन 15 प्रो इन्वेंट्री में होना चाहिए फॉर द ब्रांड, सो दैट हमारे पास उसका शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, आइटम आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए, और हमें उस पर कितना डिस्काउंट ऑफर करना है कि हम अपना जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल हमें 5000 सेल करना है या हमें 10,000 आईफोन सेल करना है, तो फिर हम कितना डिस्काउंट ऑफर करें और कहाँ कहाँ पे ऑफर कर सकते हैं, कैसे कस्टमर्स को हम ऑफर कर सकते हैं कि हमारा जो टारगेट है 5000 आईफोन सेल करने का वो हमारा मीट हो जाए। तो ये जो तरीके के आपके प्रेडिक्शंस हैं, ये डेटा साइंस के थ्रू हम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपेटिटिव सैलरीज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, क्योंकि हम सब सैलरी के लिए काम करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो डेटा साइंस प्रोफेशनल्स अर्न कंपेटिटिव सैलरीज ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ द स्किल। नंबर ऑफ डेटा साइंटिस्ट जो किसी भी कंपनी में काम करते हैं गाइस, वो इतने ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, बट उनका जो काम होता है वो बहुत ही हाई वैल्यू होता है। एंड दैट्स वाई जो सैलरी वो डिमांड कर सकते हैं फ्रॉम द बिजनेस, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है गाइस। अब जब मार्केट में इतनी कंपेटिटिव सैलरी डेटा साइंटिस्ट को मिलती है, उस वजह से आप देख सकते हो कि जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा जनरेट होता है कि कंपनीज को डेटा साइंटिस्ट चाहिए ही चाहिए। वी कैन नॉट वर्क विदाउट अ डेटा साइंटिस्ट, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट स्किल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह भी काम कर सकते हो और एक मैनेजर लेवल पे भी काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको 2 डेटा दिखाया हुआ है। जो आपका डार्क ब्लू वाला सेक्शन वो दिखाता है 2020 टू 2021, और जो लाइट ब्लू सेक्शन है वो शो कर रहा है 2021 से लेकर 2022। आप देख सकते हैं कि जो 2022 का डेटा है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता जा रहा है, एंड सिमिलरली जो ग्रोथ है वो हर साल इंक्रीज करती ही जाएगी, क्योंकि ये डिमांड कम नहीं होने वाली है। आई रियली होप कि आपको एक अच्छे मैंने 4 रीजंस देने की कोशिश करी है यहाँ पे, तो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्यों आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीखने का प्लान कर रहे हो तो। अब अगर हम बात करते हैं गाइस द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस, तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं जो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो जो एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विल कंटिन्यू टू ड्राइव द साइंस इनोवेशन।
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली बहुत सालों से, बहुत ही डेकेड से चलता चला आ रहा है और ये और भी स्पीड से ग्रो करता रहेगा। भले आप चैट जीपीटी की बात कर लो या फिर जितने भी एआई टूल्स मार्केट में आ रहे हैं आप उनकी बात कर लो, इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज विद टाइम। सेकेंडली, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो आज के टाइम में गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेटली ग्रो कर रहा है और आगे चल के भी करता ही रहेगा। एंड जिस तरीके से आप कह सकते हो मोबाइल गेमिंग या फिर और भी ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, उतना ही ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेटली एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है आगे चल के। और नेक्स्ट हमारे पास आता है बिग डेटा एनालिटिक्स। जैसे कि हमने पहले भी कोशिश करी थी एक्सप्लेन करने की कि जो अमाउंट ऑफ डेटा विच इज़ गेटिंग जनरेटेड वो बहुत ही ज़्यादा है और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है विद टाइम। So, big data analytics is the ability to analyze massive data sets will become increasingly important for extracting the insights in future. Finally, data ethics. Ensuring responsible use of data, protecting the privacy and promoting the fairness will become very critical. अब अगर डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो गाइस ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो डेटा लीक नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बैंक है फॉर एग्जांपल, सो बैंक में जो हमारे कस्टमर्स का डेटा है वो लीक नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर का जो डेटा होता है वो सेंसिटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो डेटा कहीं पे भी लीक नहीं होना चाहिए। सो ये जो जितना डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा है, जितना डेटा इंक्रीज हो रहा है, इसको प्रॉपरली हमें प्राइवेसी या प्रोटेक्ट करना भी आना इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी बिग चैलेंज कि वो डेटा कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे उसको हम प्रॉपर प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि वो डेटा लीक नहीं होना चाहिए या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सो ये एक और चीज़ है, आपको समझ में आई होगी। ऑलराइट गाइस, now that we have learned what is data analytics, what is data science, why is it relevant in 2024 for you to learn data science, the final question is how do you get started with data science if you want to pursue it? So the answer is, number one option you have is online courses. So in today's day and age, there are many courses available online which can be free of cost. आप गूगल से कर सकते हो, आप बाकी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, आप यूडेमी से कर सकते हो, तो जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ से कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है बुक्स। सो डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट दैट प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर डेटा साइंस, तो आप बुक्स यूज़ कर सकते हो। लास्ट हमारे पास ऑप्शन आता है कम्युनिटी इंगेजमेंट का, तो जहाँ पे वी कैन यूज़ ऑनलाइन फोरम्स, वी कैन अटेंड कॉन्फ्रेंसेस एंड कनेक्ट विद अदर डेटा साइंस एंथुसियास्ट्स। सो आप कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं फॉर डेटा साइंस एंड आई रियली होप कि ये कम्युनिटी बहुत जल्दी ग्रो करेगी। सो लोगों आपको अच्छा लग रहा है जो कंटेंट आप देख रहे हो, और अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप अभी रुक जाओ, क्योंकि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसे कोर्सेज में, और स्पेशली अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कभी कभी ये चैलेंजिंग हो सकता है कि आपको लगेगा कि आप ये करना चाहते हो बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड्स दैट इट हैज़ टू ऑफर, बट एट द सेम टाइम अगर आप वो प्रोसेस ही इंजॉय नहीं कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ आप मत करो। आई हैव सीन मैनी पीपल इन्वेस्टिंग लैक्स ऑफ रुपीज इन दीज कोर्सेज only to realize they're not happy with it, they don't enjoy it, maybe they don't understand it, and that's why they just quit in the middle, right? I really don't want any one of you who is watching my channel to go through any of such phase. So I would recommend please go through the books part first, try and get your basics right. Please start working on Microsoft Excel, which is the first step that you should learn about when it comes to data science. Start learning for it, and once you gain the right understanding, then you slowly progress going forward. Alright guys, I really hope you enjoyed the presentation. If you really like the content, I really request you to please leave a like, or if you have any questions, feel free to ask me in the comment section. And please consider subscribing and click on the bell icon. It will really help me to make more such videos and bring it to you guys. So definitely be a part of this community that we're trying to build. Once again, you are watching Analytical Anuj, and whatever is your feedback, whatever are your questions, feel free to drop in the comment section. Let me know what you want to see next. See you tomorrow.